तो राधे राधे प्यारे बच्चों। जैसा कि थंबनेल में आपको दिख गया होगा, आज जो हम बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर जो है आपका, जो न्यू बैचेस आपके हैं अकॉर्डिंग टू 6 डीन कमेटी, उसमें आपका एक नया सब्जेक्ट चल रहा है, बहुत ही इजी सब्जेक्ट और 3 क्रेडिट सब्जेक्ट आपका है। उसके बारे में बात करेंगे बेटा, एनवायरमेंटल साइंस वाला, एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। तो पर्यावरण अध्ययन और आपदा प्रबंधन, हिंदी में क्या कहेंगे इसको, पर्यावरण अध्ययन और आपदा प्रबंधन। थोड़ा सा मैं आज अपनी फर्स्ट क्लास है तो इसका परिचय दे देता हूँ, इसका इंट्रो करवा देता हूँ, फिर अपन बिना टाइम खराब किए हुए आगे अपनी क्लासेस कंटिन्यू करेंगे। बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है ये अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, क्योंकि अपने इसलिए जोड़ा गया है। देखो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव इसका देखेंगे अपन कि यार 6 डीन कमेटी में जो 5th डीन कमेटी है, अपने से पहले इतने सीनियर्स पढ़ के चले गए, उनके क्यों नहीं था ये, अपने जो मेन सब्जेक्ट्स थे आपके स्टैटिक्स ब्रीडिंग, उनको हटा के ये एनवायरमेंट का इतना इजी सब्जेक्ट क्यों जोड़ा गया, इसकी क्या नीड पड़ी, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, अपने को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कोर्स अपने डाला क्यों गया है। तो देखो वर्तमान में जो अपने अपन कह सकते हैं पर्यावरण में, एनवायरमेंट में जो चेंजेस हुए हैं, वो ना तो किसानों के लिए सही है, ना प्राणियों के लिए सही है, जीव जंतु या अपन कह सकते हैं जंगली जानवर, या अपने पालतू, या अपन स्वयं, या अपनी खेती, अपने पेड़ पौधे, किसी के लिए वो ठीक नहीं है। तापमान बढ़ रहा है, आपदाएं आ रही है, बारिश के दिनों में बारिश नहीं आती, गर्मियों में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है, सर्दियों के टाइम सर्दी ठीक से नहीं पड़ रही जिस टाइम चाहिए फसल को। तो मतलब अपन कह सकते हैं कि एक तरीके से असंतुलन हो गया है, और इसी कारण अपने जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो हो रही है। और आपदाएं किस वजह से हो रही है, अपन जो पोल्यूशन कर रहे हैं, प्रदूषण कर रहे हैं, तो इसमें अपने क्या क्या दिया, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, इन सब के बारे में और इनके मैनेजमेंट के बारे में अपन पढ़ेंगे बेटा आज। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ कोर्स के बारे में, उसके बाद में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखो ये जो प्लेटफॉर्म है ना अपना, वो पढ़ने के लिए, रटने के लिए नहीं है। जिस बच्चे को सही में मजे से पढ़ना है, चीजें सीखनी है, एक्सप्लोर करना है, वहां सही में खुद के मन से कुछ लिख के आना है, उनके लिए बेस्ट है। बाकी लिखा हुआ मैटर, पर्यावरण साइंस आप 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक अलग तरीके से अगर आपको पढ़ना और जानना है ना कि क्यों पढ़ रहे हैं ये, तो आप यहाँ पे रुक सकते हो और आगे क्लासेस देख सकते हो। और आपके जो भी टेलीग्राम, व्हाट्सएप, स्नैप, इंस्टा, जो भी ग्रुप है कॉलेजेस के बच्चे, उनके साथ शेयर कर सकते हो, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। तो अपने ये 9 सब्जेक्ट चल रहे हैं बेटा सेकंड सेमेस्टर में अकॉर्डिंग टू 6 दिन। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट की। अब ये कोर्स क्यों डाला गया, ये मैंने बार बार बताया कि आपका व्यक्तित्व का निखार किया जाए, पर्सनालिटी क्या है, इसकी अपन एक ही क्लास करेंगे 3 से 4 घंटे की, उसमें इसको खत्म कर लेंगे। जैसा कि फर्स्ट सेम में हमने किया था सारी चीजें, और उनसे सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं गया था बेटा। उसके बाद में आता है एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, पर्यावरण अध्ययन और आपदा प्रबंधन। क्या बेटा, आपदा प्रबंधन। इसको आज हम चालू कर रहे हैं, आज पहला लेक्चर, इसमें बहुत सारी चीजें कवर करेंगे। और अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर अपन देखें ना, तो इसको मैं मुश्किल से आपको 7 या 6 या 7 क्लास में कंप्लीट करवा दूंगा मैं। फिर आगे आपके चल रहा है सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट, जो कि एग्रोनॉमी का ही पार्ट है। इसमें जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ के आए वही चीजें हैं। मृदा उर्वरता, उत्पादकता में अंतर, मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक, कृत्रिम कारक, ठीक है, और सोइल न्यूट्रिएंट्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स इसमें दिया हुआ है। तो इसको भी मैंने चालू नहीं किया है, और इसको में भी पॉसिबल यही है कि अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इसी की होगी, इस सब्जेक्ट को कवर करेंगे। बात करते हैं एंटोमोलॉजी की बेटा। तो एंटोमोलॉजी के टीचर जो है, स्टाफ हमने हायर कर रखा है, जैसे उनको टाइम लगता है 5 से 7 दिन में आपको सारी क्लास एक साथ रिकॉर्ड मिल जाएगी। अब देखो सबसे मेन चीज, 7वां आपका चल रहा है लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट। इसकी 11 क्लास होनी थी, 10 क्लासें मैंने कंप्लीट करा रखी है, प्लेलिस्ट है, आप जाके चेक करो, देखो बहुत अच्छे से, सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एग्जाम टाइम में एक 1 शॉट क्लास और करवा दूंगा मैं। उसके बाद में चल रहा है आपके फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। इसकी 3 क्लासें हो चुकी है, चौथी और 5वीं भी आपको नेक्स्ट प्लेलिस्ट में बहुत अपडेट मिल जाएगी, और इसकी लगभग 9 या 10 क्लासें करेंगे, सिलेबस खत्म। तो अब आप देख लो, लगभग 70% चीजें हम कर रहे हैं। एक सब्जेक्ट हमने कंप्लीट कर लिया है, पैथो में 3 लेक्चर कर लिए हैं, आज एनवायरमेंटल स्टडीज में बहुत सारा कर लेंगे। उसके बाद में सोइल फर्टिलिटी का मैं करवा रहा हूँ, और एंटोमोलॉजी का कोर्स रिकॉर्ड हो रहा है, जो आपको शेड्यूल में कर दूंगा बेटा। तो अभी अपन बात कर लेते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट की। चलो आगे चलते हैं, ये तो सब्जेक्ट का डिस्कस हो गया। आज अपना पहला सब्जेक्ट था, हो सकता है कोई बच्चा इसी सब्जेक्ट को पढ़ने आया हो, तो उसको एक बार मालूम होना चाहिए चीजों का। और मैं टाइम जरूर लेता हूँ आपसे, टाइम जरूर लेता हूँ, पर मैं कोशिश ये करता हूँ ये टाइम यूटिलाइज हो, आपको ये पता लगे कि बेटा कर क्या रहा हूं मैं। एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, ये होगा बेटा टाइटल आपका, ये आपका 2+1
थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, क्रेडिट सब्जेक्ट है। आगे बात करते हैं इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव मतलब मोटिव का, उसका उद्देश्य क्या है, आपके ये नया कोर्स जोड़ा गया इसका उद्देश्य क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं एक बार। द एक्सपोज एंड acquire knowledge on the environment। एक्सपोज और अक्वायर नॉलेज गेन करना किसके बारे में बेटा, एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण के बारे में। एंड टू गेन द स्टेट ऑफ द आर्ट स्किल्स एंड एक्सरसाइज ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर। पर्यावरण के बारे में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करना, उसके घटक, उसके महत्व, उसके पॉल्यूशंस, वो सारी चीजें जानना, और जो आपदाएं हैं चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो चाहे वो कृत्रिम आपदा हो उनसे बचना। ठीक है, ये आपका उद्देश्य का महत्व है। अब बात करते हैं थ्योरी सिलेबस की, तो आज का है इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल, पर्यावरण का परिचय, एनवायरमेंटल स्टडीज, डेफिनेशन, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस। ठीक है, और ये जो चीजें हैं वो आज अपन करने वाले हैं। सेगमेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, फिर बाद में पढ़ेंगे स्फेयर्स ऑफ अर्थ, आपने पढ़ा लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सारी चीजें। फिर एटमॉस्फेयर में अपन अपना जो वातावरण है उसकी परतों को पढ़ेंगे, है ना, बहिर्मंडल, आयन मंडल, वो सारी चीजें तो वही है। उसके बाद में ये देखो यहाँ तक तो वही चीजें रहेगी, इकोसिस्टम वगैरह, आपके कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, फूड रिसोर्सेज, मिनरल्स, ये चीजें, बायोडाइवर्सिटी, स्पोर्ट्स, ठीक है, जो जंगल वगैरह है उनके बारे में। एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस, पर्यावरण प्रदूषण जिसको अपन कह सकते हैं, क्या बेटा, पर्यावरण प्रदूषण जो लोग आप करते हो, बाइक से भी होता है, आपका जो आप डीजे बजाते हो उससे भी होता है, बाइक से आपके होता है ध्वनि प्रदूषण और वायु प्रदूषण, डीजे बजाते हो उससे होता है ध्वनि प्रदूषण। ठीक है, डेफिनेशन देखनी है पोल्यूशन की, कॉजेज, इफेक्ट्स एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सोइल पोल्यूशन, ठीक है, मेराइन पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये इतने प्रकार के पोल्यूशन अपने को देखना है। जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण या मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, थर्मल ताप प्रदूषण, ठीक है, लाइट सूर्य प्रकाश प्रदूषण और इनका मैनेजमेंट, ये सारी चीजें अपने को देखनी है। ये आपका एनवायरमेंटल और पोल्यूशन संबंधी जो चीजें हैं वो यहाँ पे कवर हो जाएगी। बाद में अपने एक और चीज आ रही है इसमें, क्या, डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर का मतलब क्या होता है बेटा, आपदा प्रबंधन। तो ये आपदा प्रबंधन का ये रहेगा डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर की डेफिनेशन है, इसके टाइप्स अपने को देखने की, नेचुरल डिजास्टर क्या होता है, नेचुरल आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है, बहुत तेज बरसात आ गई इसमें किसी का हाथ थोड़ी है, भूकंप आ गया इसमें किसी का हाथ थोड़ी है, ये क्या है, प्राकृतिक आपदा है। सूखा पड़ गया, बारिश ही नहीं आ रही, ये क्या है, प्राकृतिक आपदा है। बहुत ज्यादा बारिश आ गई, अकाल पड़ गया, ये क्या है, प्राकृतिक आपदा है बेटा। देखो, फ्लड पानी, ड्रॉट सूखा, ठीक है, साइक्लोन आंधी तूफान आते हैं, भूकंप आते हैं, लैंडस्लाइड हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें क्या, हीट एंड कोल्ड वेव्स, बहुत ज्यादा लू चल रही है यार, इसमें किसका दोष है, ये क्या है, नेचुरल डिजास्टर है। ठीक है, क्या है, नेचुरल डिजास्टर है, कोल्ड वेव्स। और इसके बाद में देखो क्या है, न्यूक्लियर डिजास्टर, केमिकल डिजास्टर, बायोलॉजिकल डिजास्टर, बिल्डिंग फायर, कोल, ये क्या है, आपके आर्टिफिशियल हो गए। आपका जो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर, कोई केमिकल की वजह से कुछ ऐसा पोल्यूशन हो गया, कोई आपदा आ गई पोल्यूशन से। आपको भोपाल गैस त्रासदी सुनी है, भोपाल गैस त्रासदी, वो भी एक प्रकार की आपदा थी। कौन सी आपदा थी, आर्टिफिशियल, मनुष्य के द्वारा, कृत्रिम आपदा है बेटा, वो अपनी गलती की वजह से हुई है वो गैस, नेचुरल में थोड़ी थी पहले से। तो अपन इनका क्या पढ़ेंगे कि प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी है और कृत्रिम आपदाएं कौन कौन सी है और इनका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। तो ये तो बेटा आज फर्स्ट क्लास थी और 6-7 मिनट मैंने आपको लिया, पर मैं ये उम्मीद करता हूं कि कुछ चीजें सिलेबस का आपको मालूम हुआ, क्योंकि आप बहुत बिजी लोग हैं, आपको आगे टाइम मिले या नहीं मिले क्लासेस लेने का, पढ़ने का, तो सिलेबस तो मालूम होना चाहिए ना आपको कि आप लिख के क्या होगे। चलो अपन शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास। सबसे पहले पर्यावरण से लेते हैं अपन इसको। एनवायरमेंट या पर्यावरण शब्द का अर्थ है, देखो सबने आपने पढ़ा हुआ, फिर भी मैं एक बार और समझा देता हूं बहुत प्यार प्रेम से, फिर एक एक चीजें अपन पढ़ेंगे। पर्यावरण की डेफिनेशन अगर आपके पास आती है तो 6वीं 7वीं 10वीं तक आपने क्या लिखा, अभी आप एक प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो, 4 साल का कोर्स कर रहे हो, तो इसमें बहुत अच्छे से आपको आपका लेवल शो करना पड़ेगा और उसी तरीके से आपको लिख के आना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं पर्यावरण क्या होता है, एनवायरमेंट क्या होता है। इस शब्द का अर्थ है हमारे आसपास का वह परिवेश, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाऊंगा बेटा, हमारे आसपास का वह परिवेश जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है। ये सभी जैविक अजैविक तत्वों का एक संयोजन है जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, जैसे कि हवा, पानी, मिट्टी, वनस्पति व अन्य जीव और अन्य जीवित प्राणी। पर्यावरण मानव जीवन का आधार है, सबसे महत्वपूर्ण लाइन है ये, क्या है,
पर्यावरण मानव जीवन का क्या है बेटा, आधार है। पर्यावरण मानव जीवन का आधार है। कुछ लाइनें मैं बता रहा हूं वो देख लेना। और इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब देखो समझना पर्यावरण है क्या। क्या बोला इसने, पर्यावरण शब्द का अर्थ है हमारे आसपास का परिवेश। ये जो अपन रह रहे हैं, अपने आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है, परिवेश है, इस परिवेश में क्या क्या आ गया है, देखो सभी प्रकार के जैविक और अजैविक। जैविक मतलब बायोटिक और अजैविक मतलब अबायोटिक। जैविक में क्या क्या आ गया बेटा, जैविक में क्या आ गया, पेड़ पौधे, प्राणी, मनुष्य, गाय भैंस बकरी, ये सब क्या आ गई, जैविक में आ गई। अजैविक में क्या आ गया, अपने जो इमारतें हैं, बिल्डिंग्स हैं, बोरिंग है, ट्यूबवेल है, वो किस में आ गया, अजैविक में आ गया। जैविक और अजैविक का क्या है, एक तत्वों का एक संयोजन है, मिक्स रूप है, जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, जो हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, चाहे वो नेचुरल वाले हो, जैविक बायोटिक हो, चाहे अबायोटिक हो, दोनों मिलके इनका एक ऐसा संयोजन है जो हमारे आसपास। अब सीधा सा मैं अगर मैं बात करूं मेरे आसपास, आप इस टाइम बैठे हो, फोन में आप चीज देख रहे हो, फोन में आप चीज देख रहे हो, तो आपके आसपास का एरिया, आसपास के एरिया में जो हवा है आपको दिख नहीं रही, वो क्या है, बायोटिक में आ गया। पानी है आपके, ये जैविक चीजें हैं जिनमें जीव, सॉरी बायोटिक चीजों में क्या आता है आपके, जिनमें जीव है, जो लिविंग है। नॉन लिविंग में क्या आता है, मोबाइल फोन हो गया, फैन हो गया, ये सारी चीजें। जैविक और अजैविक चीजों का क्या है, एक संयोजन है जो अपने को प्रभावित करता है और इनके बिना अपन रह भी नहीं सकते। संयोजन है जो हमारे जीवन को प्रभावित करता है, हवा, पानी, मिट्टी, वनस्पति, वन्य जीव और अन्य जीवित प्राणी। पर्यावरण मानव जीवन का आधार है और इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये मैंने बिल्कुल इजी वे में डेफिनेशन आपको बताई है। अब इसके बारे में बात करते हैं आगे। और इंग्लिश की डेफिनेशन देखोगे ना तो बहुत इजीली समझ में आएगा। और मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मैं खुद हिंदी मीडियम का बच्चा रहा हूँ, तो मुझे पता है क्या दिक्कत आती है। तो पहले हिंदी में बताया, फिर एक एक शब्द हिंदी में, क्यों धीरे धीरे आपकी आदत लगेगी बेटा। अब इंग्लिश देख के इसको स्किप करके मत भाग जाना, इसको पढ़ना हिम्मत करके, आगे बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है। अब वही चीज देखना, इंग्लिश में बोलेगा और बहुत इजी वे में है ना, एक एक चीज पढ़ेंगे बहुत आराम से अपन, कोई दिक्कत नहीं है। द वर्ल्ड एनवायरमेंट मीन्स द, हमने ये बोला था ना कि पर्यावरण शब्द का अर्थ है, तो द वर्ल्ड, वर्ल्ड का मतलब शब्द, एनवायरमेंट मतलब पर्यावरण, मीन्स का मतलब क्या है, द एनवायरमेंट द सराउंड्स अस, अपने जो चारों तरफ का जो क्षेत्र है, सराउंड अपने आसपास का जो क्षेत्र है, इट इज ए कॉम्बिनेशन, इट इज ए कॉम्बिनेशन। बेटा मैंने बताया था संयोजन, संयोजन, संयोजन का मतलब मिक्स रूप, MIXED, मिक्सड रूप। संयोजन उसी को तो बोलते हैं कॉम्बिनेशन है। भाई तू तो बहुत तगड़ा कॉम्बिनेशन है दो चीजों का, तो वैसे कॉम्बिनेशन किस किस का कॉम्बिनेशन बताया था, जैविक और अजैविक। देखो अब, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द बायोटिक, बायोटिक का मतलब जैविक, एंड अबायोटिक एलिमेंट्स का मतलब तत्व बेटा, एलिमेंट्स का मतलब तत्व। आपने आवर्त सारणी पढ़ी होगी, पेरियोडिक टेबल, उसमें पढ़ते हैं एलिमेंट्स, तो एलिमेंट्स मतलब तत्व। और तत्व कौन से बेटा, बायोटिक एंड अबायोटिक, जैविक और अजैविक। और इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। किनका कॉम्बिनेशन है, बायोटिक और अबायोटिक। क्या है, सराउंड, एनवायरमेंट क्या है, अपने चारों तरफ का जो क्षेत्र है, जो चीजें अपने को दिखाई दे रही है, जिसमें बायोटिक और अबायोटिक जो आपके क्या है, एलिमेंट्स है, उनका क्या है, कॉम्बिनेशन है। दैट अफेक्ट ओवर लाइफ, जो अपने जीवन को क्या करता है, अफेक्ट मतलब प्रभावित करता है। सच एज एयर, जैसे कि हवा, हवा क्या करती है, प्रभावित करती है। वाटर, सोयल, वेजिटे, अपन इसको कह सकते हैं वनस्पति, वाइल्ड लाइफ को बोल सकते हैं वन्य जीव, एंड अदर लिविंग कैरेक्टर्स, एंड अदर लिविंग कैरेक्टर्स का मतलब है अन्य जीवित प्राणी। एनवायरमेंट इज द बेसिस ऑफ ह्यूमन लाइफ, क्या है, जीवन का आधार है, मनुष्य के जीवन का आधार क्या है, पर्यावरण है। एंड लाइफ इज कैन नॉट बी इमेजिन विदाउट इट, और पर्यावरण के बिना जिंदगी क्या नहीं की जा सकती, कल्पना नहीं की जा सकती, इमेजिन नहीं की जा सकती। अब दोबारा से डेफिनेशन पढ़ लो, मैंने छोटे बच्चों की तरह पढ़ा दी है, फिर भी एक बार और देख लो, समझा देता हूं कि पर्यावरण क्या है, समझ में आ गएगा। पर्यावरण वह है हमारे आसपास का वह क्षेत्र जो हमारे को प्रभावित करता है, जिसके बिना जीवन का कोई मूल्य नहीं है, जीवन का आधार नहीं है, जिसके बिना अपन सरवाइव नहीं कर सकते। वो अपने आसपास की चीजों का, जीवित और अजीवित, मैं कह सकता हूं बायोटिक और अबायोटिक जो एलिमेंट्स हैं, उनका क्या है, कॉम्बिनेशन है, जो अपने को इफेक्ट करता है, और क्या है, बेसिक नीड है ह्यूमन लाइफ की। इनके बिना जीवन जिया नहीं जा सकता, जैसे कि हवा, पानी, बिजली, ठीक है। और क्या है आपके केस में, मृदा, सोइल, ठीक है, लैंड, ये सारी चीजें, सच एज एयर, वाटर, सोइल, वेजिटेरियन, वाइल्ड लाइफ एंड अदर लिविंग कैरेक्टर्स। अब आगे बात करते हैं, ये तो एनवायरमेंट की डेफिनेशन हो गई। वो वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट, क्या क्या कंपोनेंट्स है, अब इसको हिंदी में पहले पढ़ा देता हूं, फिर आपको सही समझ में आएगा। पर्यावरण के विभिन्न घटक है, पर्यावरण के क्या है बेटा, विभिन्न घटक है। अब देखो मैंने दो ही चीज बताई थी,
अभी कि पर्यावरण दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, किसका? बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स का बेटा, बायोटिक और एबायोटिक एलिमेंट्स का। अगर मैं बात करूं बायोटिक, बायोटिक का मतलब जैविक, मैंने बताया था जो लिविंग है, जो जीवित है, जो श्वास लेते हैं उनमें बायोटिक फैक्टर्स, ये जीवित चीजें होती है जैसे कि पौधे, जानवर, मनुष्य और सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव भी अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या है? बायोटिक। अपने आसपास के बायोटिक और अबायोटिक, तो बायोटिक में कौन आ गया? अपने आसपास के पौधे, जानवर, मनुष्य और सूक्ष्म जीव। अजीविक घटक में ये निर्जीव चीजें कौन कौन सी बेटा? हवा, पानी, मिट्टी, तापमान, प्रकाश और खनिज। ये क्या है? ये क्या है? एबायोटिक फैक्टर्स है। और इन दोनों का मिलके कॉम्बिनेशन मिलके जो अपने आसपास का क्षेत्र है, जो अपने को जीवन जीने के लिए जरूरी है, वो क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है बेटा। समझ में आ गया? इससे इजी वे में मैं नहीं पढ़ा सकता बेटा, मैं क्या कोई भी नहीं पढ़ा सकता, मैं छठी क्लास की क्लास ले रहा हूँ, बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं पर्यावरण के प्रकार। अब यहां से अगर क्वेश्चन आता है ना पहले टॉपिक से, तो ये आएगा कि पर्यावरण की डेफिनेशन बताइए और पर्यावरण के कंपोनेंट्स को बताते हुए पर्यावरण के टाइप्स बताइए। ठीक है, एनवायरमेंट की डेफिनेशन, एनवायरमेंट की डेफिनेशन के बाद में इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, तो दो ही कंपोनेंट्स है जो कि डेफिनेशन में आ गए, बायोटिक, एबायोटिक। बायोटिक में क्या होता है? जीवित, मनुष्य, सूक्ष्म जीव, प्राणी, पेड़ पौधे। एबायोटिक में क्या है बेटा? हवा, पानी, बिजली, ये सब। अब आगे बात करते हैं, दो प्रकार का होता है पर्यावरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट। नेचुरल, प्राकृतिक, ये वह पर्यावरण है जो प्राकृतिक रूप से बना है, जिसमें नदियां, पहाड़, वन, महासागर आदि शामिल है। आप एक ऐसी जगह चले जाओ, उत्तराखंड, आगे देहरादून, नैनीताल, ऐसी जगह चले जाओ जहां पे आसपास में ना कोई कैफे है, ना कोई दुकान है, ना कोई रेस्टोरेंट है, ना कोई होटल है, ना कोई इमारत है, ना कोई फैक्ट्री है, और आप बीच में खड़े हो। यहाँ पे क्या है? चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ है, ठंडी हवा चल रही है, ऊपर से सूर्य का प्रकाश आ रहा है, जीव जंतु घूम रहे हैं, एक छोटी सी नदी है, इधर झरना है, तो ये क्या कहलाएगा? आपका नेचुरल एनवायरनमेंट। क्या कहलाएगा? नेचुरल एनवायरनमेंट। इसमें जो सारी चीजें हैं, चाहे से फिर वो बायोटिक हो, चाहे से वो एबायोटिक हो, पर वो क्या है? प्रकृति के हिसाब से, किसी आर्टिफिशियल रूप से नहीं है, तो इसको मैं क्या कहूंगा बेटा? प्राकृतिक पर्यावरण कहूंगा, नेचुरल एनवायरनमेंट कहूंगा, कि वह पर्यावरण जो प्राकृतिक रूप से बना है, किसी का भी आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से उसमें कोई भी चीज नहीं है, वो क्या कहलाएगा? नदियां, पहाड़, वन, महासागर आदि शामिल होते हैं, जीव जंतु सारे आगे वन्य जीव। अब दूसरा देखो, मानव निर्मित पर्यावरण, जिसको मैं कहूंगा आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट या ह्यूमन मेड। क्या कहूंगा मेरे बच्चा? ह्यूमन मेड में इसको कह सकता हूं। ह्यूमन मेड में क्या होता है? ये वह पर्यावरण है जो मानव गतिविधियों के कारण बना है। मानव गतिविधियां, मैं कह सकता हूं कि ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण जो एनवायरनमेंट बना है वो, जैसे कि इमारतें, सड़कें, पुल और शहर। अब एक तो मैंने देहरादून, नैनीताल का एक ऐसी जगह बताई जहां पे कोई भी ऐसी सुख सुविधा नहीं है और मानव आर्टिफिशियल चीज नहीं है। एक मैं बता रहा हूं, आप जिस भी सिटी में रहते हैं उस चौराहे पे जाके आप खड़े हो गए, चौराहे पे बीच में खड़े हो गए, एक रास्ता इधर से आ रहा है, एक ये चार सड़क हो गई, यहाँ पे बेशुमार दुकानें हैं, इधर कोचिंगे खुली हुई है, इधर फैक्ट्रियां हैं, इधर और जो दुकानें हैं, रेस्टो, होटल्स वगैरह हैं, इमारतें बनी हुई हैं, साधन चल रहे हैं, इधर से इधर मनुष्य घूम रहे हैं, तो ये क्या हो गया? इसमें यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत कम देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, सारी चीजें कौन सी दिखेगी? जो मनुष्य ने अपनी गतिविधियों के लिए, अपने लाभ के लिए, इसी वजह तो पॉल्यूशन अपन पढ़ेंगे, डिजास्टर मैनेजमेंट इसी वजह से इसमें अटैच किया हुआ है। तो ये क्या कहलाएगा बेटा? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कहलाएगा, वह पर्यावरण जो मानव गतिविधियों के कारण बना है, जैसे कि इमारतें, सड़कें, पुल और शहर। उदाहरण में समझाता हूं, इस टाइम में स्टूडियो में खड़ा हूं, स्टूडियो में खड़ा हूं, तो ये कौन सा एनवायरनमेंट है? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है। कैसे? सामने कैमरा लगा है, इधर लैपटॉप पड़ा है, पीछे डिजिटल बोर्ड है, ऊपर फैन चल रहा है, उधर एसी लगी है, पूरा रूम बंद है, तो ये क्या है? किसका उदाहरण हो गया? मानव निर्मित पर्यावरण का। और इसी को छोड़ के मैं जंगल में जाके खड़ा हो जाऊं तो वो किसका उदाहरण हो गया? नेचुरल एनवायरनमेंट का। ठीक है बेटा, अब इसी स्लाइड को मैं आपको इंग्लिश में बताता हूं, देखना कितना इजी, मजा आएगा बेटा आपको पढ़ने में, कसम से बहुत मजा आएगा। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, दो प्रकार का दिखा, नेचुरल एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड। नेचुरल एनवायरनमेंट, दिस इज द एनवायरनमेंट विच इज फॉर्म्ड नेचुरली। फॉर्म का मतलब बना हुआ है नेचुरली, विच इंक्लूड्स, इसमें शामिल है क्या क्या? रिवर्स, नदियां, माउंटेन्स, पहाड़, फॉरेस्ट, जंगल, ओशियन, आपके जो झरने वगैरह हैं, महासागर हैं, वो सारे। अब देखो ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, जो ह्यूमन मेड, मानव ने बनाया, इट इज द एनवायरनमेंट दैट हैज बीन क्रिएट बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। क्रिएट मतलब बनाना, किसकी वजह से बना है? मानव के एक्टिविटीज, क्रियाकलापों की वजह से बना है, सच एज द बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिज एंड सिटीज। अब बात करते हैं आगे, एनवायरनमेंट शब्द का अर्थ हमारे आसपास के परिवेश से है, जो कि ये चीज हमने पढ़ी ली। अच्छा, ये हिंदी की स्लाइड आ गई, आगे नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं भाई। पर्यावरण के जनक कौन थे? तो रैन
रेक्स एंड ओलेनरिस, ये वैज्ञानिक हैं जिन्होंने क्या दिया था, पर्यावरण विज्ञान का जनक कहा गया है। उन्होंने प्रस्तावना रखा था कि पर्यावरण विभिन्न सूक्ष्म जीवों के प्रसार को रोकने के लिए स्वच्छता और सफाई के लिए आवश्यक है। तो ये आप वैज्ञानिक का नाम याद रख सकते हो। अब अपन देखते हैं एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स। एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स हमने दो चीजें देख ली। पहले तो देखा था बायोटिक और एबायोटिक जो कॉम्बिनेशन था वो, कि बायोटिक में क्या आ रहा है, एबायोटिक में क्या आ रहा है। फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, दो प्रकार का देखा, नेचुरल और ह्यूमन मेड। कौन कौन सा, नेचुरल और ह्यूमन मेड हमने देखा बेटा। अब देखते हैं एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स। इसको पहले हिंदी में बता देता हूँ, फिर ज्यादा समझ में आएगा। एनवायरमेंट उसको क्या बोलेंगे, कंपोनेंट्स को क्या बोलेंगे बेटा, घटक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, घटक। आई थिंक सबको दिख रहा होगा अच्छे से। चलो इसको आगे बढ़ाते हैं अपन, सही दिख ही रहा है आपको। हाँ, पर्यावरण के घटक। अब देखो पहला है वायुमंडल। अब इनके बारे में मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, इनके जनक वगैरह सारा। पहला है वायुमंडल, जिसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का नाम सुना है, वायुमंडल, पृथ्वी को घेरने वाली गैसों की परत। अब देखो इतनी इजी लैंग्वेज में लेके आऊं बेटा, कोई भी नहीं पढ़ा सकता। एटमॉस्फेयर ये क्या है, मैंने एक चीज बताई थी पर्यावरण की डेफिनेशन, अपने चारों ओर सराउंडिंग एरिया, उस एरिया में क्या क्या चीजें आएगी, दो चीजें आएगी मेजरली। कौन कौन सी बेटा, बायोटिक और एबायोटिक। वहां पे वो चीज खत्म हो गई भाई, एक तो पेड़ पौधे और सूक्ष्म जीव और जीव जंतु आएंगे, और एक आएगा हवा पानी बिजली मारते आएगी। यहाँ पे वो चीज खत्म हो गई थी। उसके बाद में हमने पढ़ा कि ये दो प्रकार का हो सकता है, अपने चारों ओर का एरिया है वो भी दो प्रकार का हो सकता है। चारों ओर के एरिया को तो एनवायरमेंट कह रहे हैं, वो भी दो प्रकार का हो सकता है, नेचुरल और मैन मेड। तो हमने वो चीज भी पढ़ ली। अब पढ़ रहे हैं कि जो है अपने चारों तरफ का एरिया, उसमें किन किन चीजों से वो बना हुआ है। वायुमंडल सबसे पहला क्या है, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की परतें अपन पढ़ेंगे, वायुमंडल की परतें पहले पढ़ते हैं। वायुमंडल है क्या, वो अपने को पढ़ा है क्या, शोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, है ना, वो भी अभी पढ़ेंगे अपन, वो इसी में आता है। ठीक है, अब इसमें देखो वायुमंडल, एटमॉस्फेयर में क्या है, पृथ्वी को घेरने वाली गैसों की परतें, जो पृथ्वी के चारों तरफ गैसों की परतें, उसको वायुमंडल कहते हैं। फिर आता है बेटा जलमंडल। जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, क्या बोलेंगे, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में पृथ्वी की जल की प्रणालियां, जैसे कि महासागर, झीलें, नदियां। फिर आएगा स्थल मंडल, लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर किसको बोलते हैं, जिसपे अपन रह रहे हैं, सतह पे, स्थल। ठीक है, स्थल मंडल, स्थल पृथ्वी की ठोस सतह जिसमें चट्टाने मिट्टी शामिल है, चट्टाने मिट्टी सरफेस शामिल है, जहां पे अपन खड़े हैं, अपन ने इमारतें बनाई है, वो किस पे बनाई है, लिथोस्फीयर पे बनाई है, लिथोस्फीयर। फिर आता है जीवमंडल, बायोस्फीयर। ये चार ही मंडल है बेटा, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर। फिर आता है बेटा जीवमंडल या बायोस्फीयर, पृथ्वी पर जीवन का क्षेत्र जिसमें पौधे, पौधे भी सजीव में आते हैं बेटा, बायोटिक में आते हैं, जीवन है इनके भी, जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल है। क्या, सूक्ष्म जीव शामिल है। इसके बाद में देखते हैं बेटा पर्यावरण संबंधी मुद्दे क्या क्या है। तो पहला है ग्लोबल, वैश्विक तापमान वृद्धि, ग्लोबल वार्मिंग का नाम आपने सुना होगा। आप देख रहे हो कि मई जून के महीने में, मार्च अप्रैल मई के महीने में टेम्परेचर 50 जा रहा है, खड़े खड़े आदमी तप रहा है, खड़े खड़े के पसीने आ रहे हैं। वो किस वजह से हो रहे हैं, वो उसका एक रीजन ये भी है कि वैश्विक तापमान में वृद्धि, पूरे विश्व के तापमान में, ग्लोबल, पूरा विश्व, ग्लोबल वार्मिंग, मानव गतिविधियों के कारण पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हुई है। मानव गतिविधियों की अगर मैं बात करूं बेटा, तो अभी हैदराबाद के जंगल, कितना 500 बीघा का जंगल था, उसको काट के सिटी बसाई जा रही है। जयपुर में भी एक जंगल है 100 बीघा का, जिसको जयपुर का क्या कहते हैं, फेफड़े, जयपुर का फेफड़ा कहते हैं उस जंगल को, उसको भी काट में उसके जेडीए की एक सिटी बसाई जा रही है, और फिलहाल में उसका काम चालू है। 2011 में भी जब उसको काटने की कोशिश की थी, तो सरकार ने उसका विरोध किया था, विपक्ष सरकार ने उसका विरोध किया था। और उस टाइम सरकार की अगर मैं बात करूं, तो अपने पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेना चाहिए क्लास में, पर उन्होंने विरोध किया था जब उनकी सरकार नहीं थी तब। और जैसे ही उनकी सरकार है, अब वो जंगल काटने में साथ निभा रहे हैं। तो वो जंगल अगर जयपुर का कटता है, तो तापमान में वृद्धि तो होएगी। जो अपने जीव हैं, बतके हैं, ठीक है, उसमें नील गाय है, मोर है, 70 से 80 प्रकार की जातियां हैं चिड़ियों की, वो कहाँ जाएगी, मर जाएगी। एक पहले छोटी सी चिड़िया आती थी, छोटी सी वाली चिड़िया, वो अब नहीं दिखती ना, वो मर चुकी है, वो मोबाइल टावर्स की वजह से और उनके आशियाने, उनके घोंसले टूटने की वजह से मर चुकी है। तो ये भी एक पर्यावरण को हानि है। अब वो जीव जंतु तो जाएंगे जो जाएंगे, वो तो मरेंगे जो मरेंगे, ये तो नुकसान नहीं। बायोडाइवर्सिटी तो खत्म हो ही रही है, जैव विविधता तो अपनी, उससे क्या होगा, ऑक्सीजन सबसे मेन चीज। अब लोग बाग क्या कर रहे हैं, जेडीए, नगर निगम, सरकार क्या कर रही है, लाल बत्ती पे क्या करती है, ग्रीन कलर के टेंट लगा देती है लोगों को छांव देने के लिए। उनसे छांव नहीं मिलेगी, छांव पेड़ पौधों से ही मिलेगी, ऑक्सीजन पेड़ पौधों से ही मिलेगी। तो पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। ये मानव गतिविधियों के कारण हो रहा है। अब उन मानव गतिविधियों में चाहे सरकार का लाभ हो, चाहे पार्टी का लाभ हो, पर जो जंगल कट रहे हैं, वो सब चीजें हो रही है, उससे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। फिर दूसरा है वनस्पति वृक्षों की कटाई। ये देख लो, डिफोरेस्टेशन, फॉरेस्ट का मतलब जंगल, और डी का मतलब
डी लग जाता है ना, डी ऑक्सीडेशन, हटना, तो मतलब जंगलों को काटना बेटा। देखो कृषि या शहरी विकास के लिए वनों की कटाई करी जा रही है, कंजर्वेशन में प्राकृतिक संसाधनों और जीवित परिस्थिति को तंत्रों की रक्षा का संरक्षण और पुनर्चक्रण। ये एक और पर्यावरण की डेफिनेशन देखो, पर्यावरण से तात्पर्य बाहरी परिवेश और पारिस्थितिकियां है जो जीवित जीवों के विकास, जितने भी जीवित जीव है, मनुष्य, सूक्ष्म जीव, जंगली जीव, है ना, सारे आगे पेड़ पौधे, सभी जीवित जीवों के विकास, वृद्धि और अस्तित्व को प्रभावित करती है। इसमें विभिन्न प्रकार के घटक शामिल है। इसमें प्राकृतिक घटक वही हो गए, देखो जल, वायु, वायु मतलब एटमॉस्फेयर, पृथ्वी को घेरने वाला वातावरण जो परतें हैं, जल मतलब हाइड्रोस्फेयर जो महासागर, झीलें, नदियां है वो, भूमि मतलब लिथोस्फेयर, लैंड मतलब लिथोस्फेयर, क्या हो गया बेटा, लिथोस्फेयर, मिट्टी, चट्टाने और खनिज, और बायोस्फीयर मतलब जीवित जीव, ऊपर पड़े वही चीजें मैंने दूसरे तरीके से बताई, पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव। अब मानव निर्मित घटक देखो, पहले एक बार इंग्लिश में देख लेते, पहले ये देख लेते, फिर इंग्लिश में मैं रिवाइज करवा दूंगा तो दोनों काम हो जाएंगे। अब इन चीजों में अब दो प्रकार के घटक है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। मानव निर्मित देखो, इसमें मानव निर्मित घटक क्या क्या है, ये तो क्या हो गए, प्राकृतिक घटक है जो कि अपने पर्यावरण में पाए जाते हैं, और पर्यावरण क्या है, अपने चारों तरफ का एरिया है बेटा। अब देखो मानव निर्मित में क्या क्या है, मानव ने क्या क्या बनाई है, बुनियादी ढांचे बनाए मानव ने, जिसमें भवन, सड़कें और पुल बनाए हैं। पॉल्यूशन किया है मानव ने, वायु पॉल्यूशन किया है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और सोइल पॉल्यूशन किया है, जो कि मानव गतिविधियों के कारण हुआ है। और क्लाइमेट चेंज की अगर बात करें मैं, जलवायु परिवर्तन की, तो वैश्विक तापमान में वृद्धि और इससे संबंधित बहुत सारे प्रभाव अपने पड़ रहे हैं। और जो जलवायु परिवर्तन होता है ना, वो 31 साल के बाद में होता है। लगभग 31 साल तक तुम किसी चीज को इरिटेट कर रहे हो, तुम प्रकृति से छेड़छाड़ कर रहे हो, तब जाके ये तापमान कोई एक साल में नहीं बढ़ा है, धीरे धीरे बढ़ता है। और 31 साल के बाद में क्या होती है, क्लाइमेट चेंज होती है। जब आप मीटेरोलॉजी पढ़ोगे, आपका जो 5th डीन का सिलेबस था उसमें सेकंड सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट चलता था बेटा, एग्रीकल्चर मीटेरोलॉजी, कृषि मौसम विज्ञान, उसमें ये चीजें हम पढ़ते थे कि क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट कितने सालों से चेंज होता है ना, वो चीजें। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, न्यू दिल्ली। जलवायु परिवर्तन, अब देखो पर्यावरण पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इसकी गिरावट मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर परिणाम हो सकती है। पर्यावरण क्या है, मैंने कहा था कि पर्यावरण के बिना मानव जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। तो पर्यावरण की जो गिरावट आ रही है, जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी जो गिरावट आ रही है वो मानव स्वास्थ्य को भी, जितने भी अपने मनुष्य, छोटे छोटे बच्चों के सफेद बाल हो रहे हैं, जो नशा पता नहीं करता उसके कैंसर हो रहा है, पता नहीं बेशुमार बीमारियां हो रही है, डॉक्टरों को लाखों लाखों रुपए का पैसा दे रहे हैं, वो खाने की वजह से, शुद्ध हवा नहीं लेने की वजह से, तापमान बढ़ जाने की वजह से, सूर्य के प्रकाश में हानिकारक किरणों की वजह से। ये सब क्यों हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन परत की क्षति हो रही है, तो वहां से क्या हो रहा है, हानिकारक किरणें आ रही है, जिससे अपने स्किन संबंधी रोग हो रहे हैं। ठीक है, तो वो ग्लोबल पर जो अपनी ओजोन परत है, O3 जो है, वो ऐसे ही थोड़ी टूट रही है। इतनी फैक्ट्रियां, ऐसी ऐसी बिल्डिंगे बताऊं, एक एक बिल्डिंग में 500 एसियां लगी हुई है। अब तुम सोचो 500 एसी, 500 फ्रिज, इतनी दुकानें, होटल्स जिनमें 24-24 घंटे फ्रिज और एसी चलती हैं, उनसे वो गैस निकलती है, वो ओजोन परत को नुकसान करती है। अभी हमला हो रहा है, इतने न्यूक्लियर बम फोड़े जा रहे हैं, तुम्हें क्या लगता है उनसे पोल्यूशन नहीं हो रहा है? उनसे भूमि प्रदूषण हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, उनसे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। और ये ऐसा पोल्यूशन है जो आगे की पीढ़ियों में भी इसका असर देखने को मिलेगा। अपने को जान माल की हानि तो हो ही रही है, पर पर्यावरण को भी इन चीजों से बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है कि एक मिसाइल वहां से उड़ रही है इतनी तेज गर्जना के साथ, यहाँ आके वो विस्फोट हो रही है, यहाँ से वहां विस्फोट हो रही है। उस टाइम तो प्रेजेंट में आदमी मर गए, पर उसके 10 साल तक उन चीजों का असर रहता है। आपको पता हो तो पहले एक बार गैस की वजह से या आणविक बम जो होते हैं वो जब फूटते हैं, तो वहां के 10-20 साल तक बंगाल में हुआ था, लूले लंगड़े पैदा होते हैं। किसके कारण? यूवी किरणें, उनका जो साइड इफेक्ट है उनके कारण। तो वो चीजें कहीं ना कहीं एनवायरमेंट को क्या कर रही है, गिरा रही है, और ये चीजें अपने को इफेक्ट करेगी बेटा। आगे बात करते हैं नेचुरल कंपोनेंट्स। नेचुरल कंपोनेंट्स में वही मैंने बताया था, एयर, एयर का मतलब एटमॉस्फेयर, एयर, वाटर हाइड्रोस्फेयर, लैंड मतलब सरफेस, इसको कहूंगा मैं क्या, लिथोस्फेयर स्थल, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहूंगा बायोस्फेयर। आगे देखो मैन मेड कंपोनेंट्स में आ गया इंफ्रास्ट्रक्चर्स, मतलब मूलभूत ढांचा, पॉल्यूशंस, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एंड इज द एसोसिएट इंपैक्ट्स। पॉल्यूशन में देखो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड सॉइल पॉल्यूशन कॉजेज बाय ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हो रहा है। आगे देखते हैं बेटा इसमें पर्यावरण के खंड कौन कौन से हैं। वही चीज फिर से आ गई, वायुमंडल, जलमंडल, उन्हीं को बोलेंगे एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी को घेरने वाली गैसों की परत। जलमंडल क्या है? पृथ्वी की जल प्रणालियां, महासागर। स्थल मंडल, ये चीजें हमने पढ़ ली। आगे चलते बेटा, पर्यावरण संबंधी शब्द,
इसमें देखना, इसमें बड़ा मजा आएगा। ये जो स्लाइड है बेटा बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, इस स्लाइड को अपन ध्यान से देख लेते हैं। इसके बारे में मैं और चीजें भी आपको बहुत सारी चीजें वो समझाऊंगा। एक मेरे पास इसकी एक्स्ट्रा पीडीएफ है, वो भी मैं देखता हूँ। आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस में सारी चीजें कवर कर रहा हूँ, फिर भी कुछ चीजें जो आगे के लिए आपको महत्वपूर्ण जानना, वो सारी चीजें देखो। इस प्लेटफॉर्म पे आयो, भरोसे के साथ आयो, तो भरोसे के साथ कभी खिलवाड़ नहीं होगा। जो चीजें आपको पढ़ना चाहिए वो सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा बेटा, ऐसा नहीं। हाँ, बात करते हैं अपन किसकी, इकोलॉजी शब्द की। तो देखो इकोलॉजी जो शब्द है, पहले तो ये बात कर लेते हैं ग्रीक भाषा का है, ग्रीक भाषा का है। इसी के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, फिर बाद में देखेंगे कि इकोलॉजी होता क्या है। एनवायरमेंट के बारे में सारी चीजें हमने देख ली। इकोलॉजी जो है वो ओकेस सबसे लिया गया, और वो भी ग्रीक भाषा के। और सबसे पहले इसकी अवधारणा दी थी, वो किसने दी थी, अनहेस्ट हैकल। हैकल का नाम सुना होगा, ठीक है। किसने दी थी बेटा, अनहेस्ट हैकल जो थे उन्होंने दी थी। अनहेस्ट हैकल ने 1866 में, हैकल 1866 में इकोलॉजी जो शब्द है उसकी अवधारणा दी। इकोलॉजी इज ए ग्रीक वर्ड। आगे इसके बारे में अगर अपन देखें तो बेटा, द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, ईपी ओडम। मॉडर्न इकोलॉजी, आधुनिक पारिस्थितिकी। मॉडर्न इकोलॉजी को मैं कहूंगा क्या, आधुनिक। ये लिख लो बेटा, क्योंकि ये आपका जो पार्ट ए आएगा थ्योरी के अलावा, उसमें ऑप्शनल क्वेश्चन में पूछा जाएगा। आधुनिक पारिस्थितिकी। आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक कौन था, ईपी ओडम। कौन था बेटा, ईपी ओडम, ईपी ओडम। और ये कौन था, अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने इकोलॉजी की अवधारणा दी थी। इकोलॉजी क्या है, ग्रीक शब्द ओकेस से लिया गया है। उसके बाद में अगर बात करूं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, तो कौन था, रामदेव मिश्रा। कौन था बेटा, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, रामदेव मिश्रा। आर मिश्रा या रामदेव मिश्रा। ये 4-5 चीजें आप नोट कर लो मेरे बच्चा, महत्वपूर्ण चीजें हैं। उसके बाद में आगे अपन चलते हैं। और एक और शब्द होता है, ये तो इकोलॉजी, एक होता है इकोसिस्टम, एक तो है पारिस्थितिकी, एक होता है पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम। उसके बारे में किसने बताया था, सर्वप्रथम एजी टेंसले ने बताया था इस टर्म के बारे में, एजी टेंसले 1935। ये तो है पारिस्थितिकी। अगर मैं बात करूं पारिस्थितिकी तंत्र या इको सिस्टम, सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। ये आप बार बार रील में करते हो ना, सिस्टम सीख के आ गए हो जो, तो उस सिस्टम का मतलब क्या होता है, हिंदी तंत्र, कि इसका पूरा तंत्र सेट है, उसको बोलते हैं सिस्टम सेट है बेटा। तो पारिस्थितिकी तंत्र की अगर मैं बात करूं, पारिस्थितिकी तंत्र, एजी टेंसले। क्या नाम आएगा बेटा, एजी टेंसले, एजी टेंसले। ये चीजें नोट आउट कर लो बेटा आप एक बार, फिर अपन आगे देखते हैं इसी के बारे में। पॉल्यूशन वाला जो टॉपिक आएगा ना, उसको इतने अच्छे से अपन पढ़ेंगे कि बहुत मजा आएगा। अब देखो पर्यावरण संबंधी शब्दों में पहला आता है इकोलॉजी। क्या है, जीवित जीवों और उनके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। मैं हूं, सूक्ष्म जीव है, आप हो, वन्य जीव है, पेड़ पौधे हैं, इनका एनवायरमेंट के जो और चीजें हैं उनसे क्या रिलेशन है, आपस में क्या सह संबंध है, उसको क्या कहते हैं, इकोलॉजी है। मेरा हवा से क्या संबंध है, मेरा पानी से क्या संबंध है, पेड़ पौधों का प्रकाश से क्या संबंध है, उन सारी चीजों को क्या कहते हैं बेटा, अपन पारिस्थितिकी या इकोलॉजी कहते हैं। और इकोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, डॉक्टर रामदेव मिश्रा। कौन है, रामदेव मिश्रा। अगर बात करूं मैं आधुनिक परिस्थितिकी या मॉडर्न इकोलॉजी, तो कौन है, ईपी ओडम है। कौन है, ईपी ओडम है। बात करूं इकोलॉजी, ग्रीक वर्ड और टर्म दी थी, वो किसने दी थी, अनहेस्ट हैकल ने दी थी 1866 में। इन 4 शब्दों को यहाँ के यहाँ याद कर लो, मैं पानी पी लेता हूं तब तक, है ना। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। इकोलॉजी क्लियर, अभी इंग्लिश में भी पढ़ेंगे। दूसरा शब्द आता है अपने पास, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। एक पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाली प्रजातियों की विविधता जैव विविधता कहलाती है। मैंने एक बात आई थी अभी कि जंगल काट रहे हैं, वहां पे 60 से 70 प्रकार की चिड़ियां हैं, वो मर जाएगी, राइट। तो वो मर जाएगी, तो चिड़ियों की जो प्रजातियां हैं अलग अलग थी, उसको डाइवर्सिटी बोलते हैं, विविधता बोलते हैं। वहां पे 50 प्रकार के पेड़ पौधे थे, 50 प्रकार की चिड़ियां थी, वो खत्म हो जाएगी। और जब जैव विविधता खत्म होगी तो पर्यावरण के लिए क्या है, बहुत ही हानिकारक है। और पर्यावरण के लिए हानिकारक है तो सीधा सा इफेक्ट करेगी किसको, ह्यूमन को। अपना जो बायोस्फीयर है, बायोस्फीयर का मतलब जीवित जीव, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, प्राणी, वन्य जीव, मनुष्य, इन सब चीजों को क्या करेगी, इफेक्ट करेगी। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, एक पारिस्थितिक तंत्र में रहने वाले, एक पारिस्थितिकी तंत्र में। पारिस्थितिकी तो क्या है,
मेरे और जो एनवायरमेंट के फैक्टर्स हैं उनके बीच में क्या संबंध है, उसको पारिस्थितिकी कहूंगा। फादर ऑफ इकोलॉजी रामदेव मिश्रा, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा, और फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी रामदेव मिश्रा, और मैं कहूंगा फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी ईपी ओडम। ठीक है, अब ईपी ओडम की तो बात होगी। अब पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले अलग अलग, मैं भी रह रहा हूँ, गाय भी रह रही है, भैंस भी रह रही है, छोटा सा पक्षी भी रह रहा है, सूक्ष्म जीव भी रह रहा है, और सूक्ष्म जीव में भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव रह रहे हैं। ठीक है, एनिमल्स में भी कितने सारे एनिमल, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, ये सारे एनिमल्स में आते हैं। इनमें क्या है, डाइवर्सिटी पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। वो आगे की पीढ़ियों को बनाए रखने के लिए, पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी होती है। उसके बाद में बेटा मांगता है अपन स्थायित्व, सस्टेनेबिलिटी। प्राकृतिक संसाधनों को समाप्त किए बिना किसी प्राकृतिक या प्रणाली को बनाए रखने की क्षमता को क्या कहते हैं, स्थायित्व कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन क्या है, हवा, पानी, बिजली। बिजली कौन सी, अपने जो पानी आने से बना। प्राकृतिक संसाधनों में जो खत्म हो जाएंगे, पानी है, पानी का अति दोहन करेंगे अपन, खत्म होने लग गया, जल स्तर गिरने लग गया, अपने को नुकसान है। जंगलों को काट रहे हैं, हवा जो अपनी ऑक्सीजन है वो कम होने लग गई, भूमि है वो कम होने लग गई, लैंडस्लाइड होने लग गए, बहुत सारे जो ग्लेशियर है वो पिघलने लग गए। तो ये प्राकृतिक संसाधन है ना, उनको खत्म नहीं करें अपन, ऐसा रखें कि आगे पीढ़ियों को भी काम में आ जाए और अपना भी संतुलन बना रहे, उसको स्थायित्व बोलते हैं। फिर आता है बेटा पोल्यूशन, पर्यावरण में होने वाले हानिकारक पदार्थ या उत्पादों का प्रवेश पोल्यूशन कहलाता है। इस पे तो पॉल्यूशन और डिजास्टर, आपदा मैनेजमेंट, इस पे पर्सनल आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिए उनको अपन करेंगे। फिर आता है क्लाइमेट चेंज, जो मैंने बता ही दिया कि जलवायु, पृथ्वी की जलवायु में दीर्घकालीन बेटा कितना, 31 साल से क्लाइमेट चेंज आता है। ये चीजें आ गई एनवायरमेंटल टर्म्स। इकोलॉजी वर्ड इज ए ग्रीक वर्ड, और किसने दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी आर मिश्रा, और फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कौन था, ईपी ओडम था। इकोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप, आप वाला रिलेशनशिप नहीं, आपका और आपकी बेबी का वो वाला रिलेशनशिप में बात नहीं कर रहा प्राइवेट, मैं बात कर रहा हूं बेटा कौन से रिलेशनशिप की, बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरमेंट। लिविंग ऑर्गेनिज्म सजीव प्राणी, सजीव प्राणी व्हाट मींस, बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मींस सूक्ष्म जीव, वन्य प्राणी, अन्य सभी जीवित प्राणी, मनुष्य, वो सारे किस में आते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलूं तो पर्यावरण के 4 घटक थे, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल और जीव मंडल। तो जीव मंडल को मैं यहाँ क्या कह सकता हूँ, लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकता हूँ। फिर आता है बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब इकोसिस्टम के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो सजीव हैं उनमें जो विविधता पाई जाती है उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। द वेराइटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट मतलब अलग अलग स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन इकोसिस्टम। अलग अलग प्रकार की स्पीसीज, पौधों की, एनिमल्स की, मैंने बताया था चिड़ियों का, पेड़ पौधों का उदाहरण, वही बात आ गई। सस्टेनेबिलिटी में द एबिलिटी ऑफ द मेंटेन और सपोर्ट, मेंटेन का मतलब होता है सही मात्रा, और सपोर्ट ए प्रोसेस ऑफ द सिस्टम विदाउट डिप्लेटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज है अपने पास उनको बिना खत्म किए अपन भी जी लें और अपनी अगली पीढ़ी के लिए भी छोड़ दें, उसको बोलते हैं स्थायित्व। फिर आएगा पोल्यूशन, द कंटामिनेशन ऑफ द एनवायरमेंट बाय हार्मफुल सब्सटेंस और प्रोडक्ट्स। क्लाइमेट चेंज के बारे में अपन ने पढ़ लिया बेटा, आगे देखते हैं। ये आ गया पर्यावरण के घटक। अब मैं फिर से समझाने की इतनी कोशिश कर रहा हूँ इस चार्ट के माध्यम से कि आपको बड़ा मजा आएगा बेटा पढ़ने में, और मन भी लगेगा आपका पढ़ने में। सही क्लियर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं आपको, अब सही दिख रहा है आई थिंक, है ना। हाँ देखो, पर्यावरण था चारों ओर का, उस चारों ओर में क्या क्या आ रहा था, लिथोस्फीयर आ रहा है। पहला क्या आ रहा है अपना बेटा, लिथोस्फीयर आ रहा है। पहला क्या था, लिथोस्फीयर मैंने बताया, जिसपे भूमि अपनी अपन रह रहे हैं। फिर आया जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर, जिसमें क्या थी, नदियां, महासागर, झरने जो पानी वाले हैं। फिर आया एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, जो क्या था, अपने पृथ्वी के चारों ओर जो गैसें हैं उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वायुमंडल। फिर था जैवमंडल, जैवमंडल मतलब बायोस्फीयर, बायोस्फीयर मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब इसमें इन सबको छोड़ देते हैं, अभी बात करते हैं बेटा एटमॉस्फेयर की, क्योंकि एनवायरमेंट से संबंधित है। एटमॉस्फेयर में क्या क्या है देखो, क्षोभ मंडल, अब ये पढ़ते पढ़ेंगे तभी पोल्यूशन पढ़ेंगे। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, मध्य मंडल, ताप मंडल। ताप मंडल भी 2 प्रकार का है, आयन मंडल और बहिर्मंडल। इनको बहुत अच्छे से मैं चित्र बना के पढ़ाऊंगा, इस चार्ट के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। पर्यावरण के घटकों में अपन आए तो स्थल मंडल, जल मंडल, भाग जो है वायुमंडल, जैवमंडल। सबसे महत्वपूर्ण है वायुमंडल, क्योंकि हवा ही नहीं रहेगी तो अपन रह ही नहीं पाएंगे।
कौन से मंडल में क्या रहता है मैंने ऑलरेडी सब समझा दिया है आपको। फिर बात करूं मैं वायुमंडल के पार्ट्स की, तो वायुमंडल में क्या है, वायुमंडल क्या है, अपने चारों तरफ, पृथ्वी के चारों तरफ गैसों की परतों को वायुमंडल कहता है। और इन परतों के नाम देख लो, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल। ताप मंडल भी दो प्रकार का, ठीक है, आयन और बहिर्मंडल। आगे बात करते हैं बेटा। आकाश, इससे इजी लैंग्वेज में पढ़ा सकते हैं क्या फर्स्ट ईयर के बच्चों को? इतनी इजी मैं स्ट्रक्चर्स बना के लाया हूं। ये देखो वायुमंडल की परतें, ट्रोफोस्फेयर मतलब क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल, मध्य मंडल, मीजोस्फेयर। ताप मंडल की दो मैंने बताई थी आपको, आयन मंडल और बहिर्मंडल, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ये क्वेश्चन आएगा आपको, बड़े क्वेश्चंस में आएगा ये। अब आता है स्कोप इसका। पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र विस्तृत और इसके निम्न शामिल है। पर्यावरण का जो अध्ययन करते हैं बहुत विस्तृत, बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी चीजें मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, पर अकॉर्डिंग टू आपका सिलेबस में चीजें कवर कर रहा हूँ। प्राकृतिक पर्यावरण की समझ, पर्यावरण के घटकों का अध्ययन करना, जैसे कि वायु, जल, मिट्टी और जीवित जीव, इनके बारे में अध्ययन करना, इनको संरक्षित करना, इनको बचाना, ये क्या है, इसका स्कोप है। पर्यावरण के प्रभाव, पर्यावरण पर मानव गतिविधियों के प्रभाव जो पड़ रहे हैं, जो पोल्यूशन हो रहा है, जो पर्यावरण की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है, जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है जो खत्म हो रही है, उसको क्या मेंटेन करना, स्थायित्व वही आ गया, इसके बीच में संरक्षण करना, नीति और प्रबंधन, पर्यावरण संसाधनों के बारे में ये हेडिंग्स लिख लेना। स्कोप क्या है, एनवायरमेंटल स्टडीज का स्कोप क्या है, इसमें ये चार डेफिनेशन, चार आएगी। और फिर आएगा इंपोर्टेंस। इंपोर्टेंस में देखो पर्यावरणीय गिरावट, मैंने बताया था कि पर्यावरण में अगर गिरावट आएगी तो मानव स्वास्थ्य और जितना भी हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर जो है और एटमोस्फियर है, वो सारे इफेक्ट होंगे। मानव गतिविधियां पर्यावरण को प्रभावित कर रही है। मानव कल्याण, पर्यावरण मानव स्वास्थ्य में स्थायित्व विकास, ये बेटा आज का टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। एनवायरमेंटल स्टडीज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट में पहला टॉपिक क्लियर होता है, जिसमें पर्यावरण की डेफिनेशन, उसके घटक, उसके प्रकार, उसका महत्व। ये क्या है, महत्व है पर्यावरण का। पर्यावरण अध्ययन महत्वपूर्ण है क्योंकि पर्यावरण की गिरावट है जो कि अपने को नुकसान कर रही है, उसको मेंटेन करना है। मानव का कल्याण करना है। कल्याण कब करेंगे, जब अपने को पता रहेगी चीजें। स्थायी विकास करना है। पर्यावरण अध्ययन हमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। हमारी आर्थिक, अब देखो पर्यावरण अध्ययन का महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया कि जंगल अंगल कट रहे, उससे नुकसान हो रहा है। अब ये चीज इसमें देखो, स्थायी विकास में ये चीज आ रही है कि पर्यावरण मानव स्वास्थ्य और कल्याण के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करता है। स्थायी विकास में देखो पर्यावरण अध्ययन हमें आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आवश्यकताओं के बीच संतुलन, लोगों को क्या है, आर्थिक आवश्यकताओं का संतुलन नहीं है, पैसा ही पैसा कमाना, जंगल को काट दिए, उनको आगे वाले टेम्परेचर बढ़ेगा, आने वाली पीढ़ियों को नुकसान होगा, उसका संतुलन बनाया उन्होंने, नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने एनवायरमेंटल स्टडीज नहीं की। एनवायरमेंटल स्टडीज का इंपॉर्टेंस क्या है उनको पता होता, तो वो क्या करते हैं उनमें आर्थिक, आर्थिक मतलब इकोनॉमी, सामाजिक, सोशल और पर्यावरण, आपकी जो इकोलॉजिकल जो है, उनमें क्या करता, संतुलन बनाने की कोशिश करता। इतने जंगलों को नहीं काटता, पर क्यों काट रहा है उसको मालूम ही नहीं है। तो ये क्या है, इसके स्कोप, महत्व है बेटा। और ये क्या है, इसका स्कोप है, ठीक है। चार, 1 2 3 4। और ये क्या है, वायुमंडल की परतें। जो नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा उसमें अपन क्या पढ़ेंगे, वायुमंडल की परतें, पॉल्यूशंस, इनके बारे में पढ़ेंगे। और जब पॉल्यूशन वॉल्यूशन खत्म हो जाएगा तब अपन पढ़ेंगे आपदाएं। आपदाओं में दो प्रकार की आपदाएं पढ़ेंगे, नेचुरल और आर्टिफिशियल। फिर आपदाएं जब पढ़ लेंगे उसके बाद में क्या पढ़ेंगे बेटा, देयर मैनेजमेंट, इनका प्रबंधन कैसे करते हैं, तो ये चीजें पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं इतनी मेहनत जो मैंने आपके लिए की है उसका कुछ ना कुछ, इसका कुछ ना कुछ रिटर्न निकलेगा। आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे। इस क्लास को मैं 5 से 6 लेक्चर्स में कंप्लीट करवा दूंगा, पूरे सिलेबस को बेटा। एक क्लास हो गई है, बहुत चीजें कवर करी है। यूट्यूब चैनल फार्मस लव पे जाइए, वहां पे 4th सेमेस्टर आपके सीनियर्स की क्लासें भी हो रही है। आप सीनियर्स को मारो गोली, आप जाओ वहां पे। इसके अलावा आपके जो प्लांट पैथोलॉजी की क्लासें हो रही है बेटा, आपके लिव स्टॉक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट का कंप्लीट सिलेबस करवा दिया बेटा। एंटोमोलॉजी की बहुत जल्दी हो जाएगी। सॉइल फर्टिलिटी एंड देयर मैनेजमेंट की मैं क्लासें करवाऊंगा बेटा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की एक 1 शॉट क्लास डाल दूंगा। एकेडमिक जो आपके पेपर लगने वाले हैं वो पूरा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। कंटिन्यू इतनी देर से इतनी गर्मी में बोल रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरा साथ निभाओगे, बहुत अच्छे से निभाओगे। और इस क्लास पे जितने बच्चे देख रहे हैं उतने लाइक्स होने चाहिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। इससे मेरे को मुश्किल से मिलेंगे 0.1 या $2, मैं कह सकता हूँ 8 10 12 रुपए मिलेंगे इस क्लास से मेरे को। जब कब, जब इसको तुम 3-4 हजार लोग पूरी देखोगे तब। तो उन 12 रुपए का तो आप भी सोच सकते हो कि 1 2 3 4 5 डिवाइस चल रहे हैं, एक सामने 6 डिवाइस अगर चल रहे हैं तो इतना बिल निकल जाता है। मैं ये चीजें पैसे और
उस चीज के लिए नहीं कर रहा हूँ व्यूज के लिए बेटा, ये चीजें मैं इसलिए कर रहा हूँ, मुझे पता है जिसके फटे ना बवाई वो जाने क्या पीर पर आई। तो मैं भी प्राइवेट कॉलेज से निकला हूँ, मेरे को पता है क्या दिक्कतें थी। अब तो आपके नए सब्जेक्ट चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। जो नई कॉलेजेस के बच्चे हैं उनके तो इतनी दिक्कतें हैं, बैठने के लिए टेबलें नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो पढ़ेंगे कहाँ से। सिर्फ उनके लिए, क्योंकि आपके माता पिता को नहीं पता ये सब चीजें, और आपके माता पिता के साथ गलत नहीं हो, उनकी उम्मीदों के साथ गलत नहीं हो इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ बेटा। और आपको लगता है कि मैं सही दिशा में काम कर रहा हूँ, आपके काम आ रहा हूँ, पहले आया हूँ, तो क्लास को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना और शेयर करना मत भूलना मेरे बेटा। और पैथो एंटो और सॉइल फर्टिलिटी की क्लासेस देखो जाके, लेविस्टोक एंड पोल्ट्री मैनेजमेंट को कंप्लीट कर लिया, वो भी देखो। थैंक यू सो मच, लव यू, राधे राधे, जय श्री श्याम।